रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 9 आज हमने पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के वाले से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास पेपर में आए हुए हैं, पहले वो देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आपने किस तरीके से ये वाला टॉपिक आपने तैयार करा, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, आपके पास ये कंजंक्शन के क्वेश्चन है, इसको आप देख लें। इसमें मैं 2-4 क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आपने किस लेवल की तैयारी आपने करनी है। और उसके साथ नीचे इसकी इंटरजेक्शन के कुछ क्वेश्चन भी हैं। ठीक है जी, इंटरजेक्शन के क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, तो वो सारे के सारे आपने ये कवर करने हैं। और साथ में इंशाल्लाह ताला इसके बाद अपना आज टॉपिक भी कवर करेंगे। और ये टॉपिक आपका जो कंजंक्शन वाला है, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, आज थोड़ा सा आपको मजीद इसको ईजी करने की कोशिश की है। नोट्स आपने देखे होंगे, मैंने आपके ग्रुप में दोबारा ये नोट शेयर किए थे, उसमें थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की थी। पहले वाले जो नोट्स आपके हैं उसमें थोड़ा सा ये जो कंजंक्शन वाला टॉपिक है थोड़ा सा शॉर्ट लिखा हुआ था, बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ा इसको आज मजीद ब्रीफ करके थोड़ा सा आपको चेंज करने की कोशिश की है, इसको आसान करने की। ठीक है जी, कंजंक्शन के क्वेश्चन आपके पास जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पे इसके सामने आंसर भी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट क्योंकि आपने ये टॉपिक आप कवर करना है तो यहाँ पे मैं आंसर आपको शो नहीं करूंगा। जस्ट आपने इसको अपने लेक्चर के जरिए से इसको आपने कोशिश करनी है कि आप क्लियर करें ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज टू ज्वाइन टू क्लासेज, टू क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है, ये आपके सामने इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज टू ज्वाइन टू क्लासेज, ये आपके रिपीट हो गया। कंजंक्शन विच एक्सप्रेस एंड इंटरफेरेंस इज कॉल्ड डैश कंजंक्शन, ये कंजंक्शन की टाइप्स आ गई। कंजंक्शन ज्वाइंस किसको ज्वाइन करता है। बट इज विच पार्ट ऑफ स्पीच, बट उसको पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। माई एल्डर ब्रदर हैज गॉट मोटर बाइक बट आई, आगे आपने ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है जी, माई सिस्टर इज नॉट स्टडिंग हार्ड बट आई, आगे ऑप्शन दिए हुए हैं। नो बॉडी डैश यू कुड बी सेल्फिश, आगे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ये सारे के सारे आपके कंजंक्शन के क्वेश्चन हैं। ठीक है जी, अब कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में थोड़ा सा फर्क होता है। लोग आमतौर पर क्या करते हैं, कंजंक्शन को ही प्रेपोजिशन समझ लेते हैं, हालांकि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन आपके ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अभी मैं इसको इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में आपको इन दोनों में डिफरेंस भी आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद नीचे हम चलते हैं जी इंटरजेक्शन के वाले से। इंटरजेक्शन के आपके पास ये क्वेश्चन 2-4 ही बनते हैं, बार बार ये रिपीट होते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच कैन एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेंटेंस, तो यहाँ पे आपके पास ये इंटरजेक्शन होता है जी। ठीक है, उसके बाद वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6 PM इट इन दिस सेंटेंस वेल इज, आपने बताना था वेल क्या है। वाओ इज एन, वाओ क्या है। वेल इज विच पार्ट ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाओ इट इज अ ब्यूटीफुल सिम्फनी। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरजेक्शन के क्वेश्चन, इंटरजेक्शन बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, इसकी यही 2-4 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये भी आज इंशाल्लाह ताला हम कंजंक्शन के साथ इसको हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ जी। ये हमारे पास लेक्चर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजंक्शन की डेफिनेशन की। कंजंक्शन की डेफिनेशन के वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉज इन अ सेंटेंस। मीन्स के वर्ड्स मीन्स के दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को आपस में मिलाता है, या दो क्लास को आपस में मिला देता है, या दो आपके पास जो है जी फ्रेजेस को आपस में मिला देता है। ठीक है, आपके पास क्या अगर ये आपके पास इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी आपने पार्ट्स पेपर में देखा था, इसकी डेफिनेशन में पूछा हुआ था कि बताएं जी दो क्लास को मिलाने वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आपके पास कंजंक्शन होता है। ठीक है जी, दो वर्ड्स को आपस में मिलाता है। ठीक है, अब नीचे हम देखते हैं क्या होता है जी। इसके आपके पास 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली कंजंक्शन की। एक आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा आपके पास आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरा आपके पास आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, अब कंजंक्शन एक तो आपको पता चल गया कि दो वर्ड्स, दो क्लास या दो फ्रेजेस को आपस में इसने मिलाना है, दोनों को आपस में मिलाना है। मिला के अब आपको पता है जब दो क्लॉज या दो फ्रेज आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनता है, आपका कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कंपाउंड सेंटेंस बनता है या आपके पास कंप्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है जी, तो आपने कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए कंजंक्शन को यूज करते हैं। आपने कैसे करना है, ये 3 आपके पास टाइप्स हैं। ठीक है जी, तीनों टाइप्स के नीचे मैंने समरी बनाई हुई है। ठीक है, ये ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ कि आपको जो ना इसका मैं जो है ना जी इसकी समरी में आपको बता देता हूं। कंजंक्शन, आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या जी, ज्वाइन वर्ड, फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लास दैट आर इक्वल। आपने दो इक्वल चीजों को जब मिलाना है ना जी, दो इक्वल चीजों को मिलाना है जिनकी वेटेज सेम होती है। ठीक है, उसके लिए आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके पास ये होते हैं एंड, बट, आर, नॉट, फॉर, सो एंड येट। ठीक है, इनको आप फैन बॉय से भी याद कर सकते हैं। फैन बॉय ये लिखा था फैन FANBOY, फैन बॉयज का मतलब F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नार, और उसके बाद आपके पास आ गया जी ये या B आ गया। ठीक है जी, B फॉर बट, O फॉर आर, Y फॉर येट और S फॉर सो। ठीक है, तो ये आपके पास ये होते हैं जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है जी, अगर वो पूछ ले आपसे टाइप्स में पूछ ले कि बताएं जी बट, ये जो बट है ये जनाब कंजंक्शन की कौन सी टाइप है, तो ये आपके पास ये कौन सी होगी जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं, जो दो एक जैसी चीजों को मिलाने
करने के लिए, या तो वो दो वर्ड सेम वेटेज के होंगे, या वो दो क्लासेस सेम वेटेज के होंगे, या दो फ्रेजेस होंगे वो सेम वेटेज के होंगे। आपके पास क्या एग्जांपल क्या रही हो गया जी, आयशा एंड मुना एंड फ्रेंड्स। अब देखें आयशा यहाँ पे भी एक ह्यूमन की बात हो रही है और एंड के बाद भी एक ह्यूमन की बात हो रही है। ऐसे नहीं हो सकता आयशा एंड आगे कैट लिखा हो, ठीक है, तो दो मुख्तलिफ चीजें हो जाएंगी, फिर आप एंड नहीं लगाएंगे, ठीक है, समझ जाएगा। या लिखा हो आयशा एंड एरोप्लेन, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। दो सेम चीजें जब होंगी ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप याद करने के लिए फैन बॉयज का आप एक्रोनिम याद कर सकते हैं, तो ये आपके पास 6 हो जाते हैं, ठीक है जी, समझ आएगी। 6-7 होती हैं ये वर्ड्स आपके पास हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। उसके बाद आपके पास आती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या आती है, सबऑर्डिनेट का होगा, इसके नाम से जाहिर है। अब नाम क्या जी, अब अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें ना, कोऑर्डिनेशन होती है दो एक जैसे चीजों के दरमियान, और सबऑर्डिनेशन क्या होती है, सबऑर्डिनेट होता है एक जूनियर और एक सीनियर, ठीक है जी। एक जूनियर और एक सीनियर मीन के दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम सबऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है जी। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होगा जी, आपके पास होगा जी एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और एक आपके पास डिपेंडेंट क्लास होगा। मीन के एक सीनियर होगा, एक बॉस होगा और एक उसका मुलाजिम होगा, सर्वेंट होगा या उसका जूनियर होगा, ठीक है। दो मुख्तलिफ चीजों को जब आपने मिलाना है तो उसका हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे। उसके लिए हमारे पास होता है जी बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनटिल एंड अनलेस, ठीक है। आपके पास है आई वेंट होम बिकॉज आई वाज टायर्ड, ठीक है जी, समझ आ गया जी। आप देखिए यहां पे पीछे आपके पास क्या था, आई वेंट होम, और आगे आपके पास आ गया आई वाज टायर्ड आ गया, ठीक है जी। इफ यू स्टडी यू विल पास, ठीक है, समझ आ गया। दो आपने क्या किया, आप यहां पे देखिए ना, आप इफ यू स्टडी, ये आपके पास क्या, अगर आप इफ यू स्टडी को यहां पे छोड़ देते हैं ना बात को, तो अब आपकी बात ये मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि इसको मुकम्मल करने के लिए यू विल पास का हमें सहारा लेना पड़ेगा। ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास है, पीछे आपके पास डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास की वजह से मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बड़ी डिटेल के साथ बता दिया था, ठीक है। डिपेंडेंट क्लास वो होता है जो लिखे और आपकी जो इंफॉर्मेशन है मुकम्मल नहीं होती, आपकी बात ना मुकम्मल होती है जब तक आप आगे वाला उसका हिस्सा साथ नहीं लगाते। मीन्स के जो पिछला आपका हिस्सा अगले वाले के डिपेंड कर रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। अगर वो हिस्सा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैं आगे वाला हिस्सा इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। इफ यू स्टडी यहाँ पे लिखते हैं, तो इफ यू स्टडी जब आप किसी को बोलते हैं तो वो आगे से बंदा अटेंटिव होता है। अभी अटेंटिव होता है कि आप इससे आगे भी बोलेंगे। इफ यू स्टडी बोले तो इसका मतलब है कि आपने कंप्लीट बात नहीं कही। आप किसी बच्चे को बोलें अगर आप अच्छा काम करो, तो फिर वो आगे अभी वो अटेंटिव हो के देखता होगा आपके मुंह की तरफ कि आप आगे भी बात करोगे कुछ, ठीक है। तो जब तक आपकी बात कंप्लीट नहीं होती तब तक आपका ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है जी, वर्क इन पेयर्स टू जॉइन इक्वल एलिमेंट्स। अब कोरिलेट का क्या मतलब है, ये रिलेटिव से निकला। रिलेटिव क्या होता है जी, रिलेट करना, रिलेशन बनाना। रिलेशन जब बनता है तो दो चीजें एक हो जाती हैं, दो चीजें एक हो जाती हैं, ठीक है जी। दो बंदे ना उनके दरमियान रिश्तेदारी करवा दें, वो क्या बन जाती है, एक फैमिली बन जाती है। दो फैमिलीज है ना, दो फैमिलीज की आप रिश्तेदारी करवा दें, एक मेल और फीमेल दोनों का मिलाएंगे वो एक कपल बन जाएगा, ठीक है, एक पेयर बन जाएगा। हम इसको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होती है, बराबरी की दोस्ती होती है, ठीक है। और आपके पास सबऑर्डिनेशन क्या होती है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है। और आपके पास जो है जी कोरिलेटिव क्या है जी, दो चीजों को आपस में मिलाकर एक कर देना। जैसे लिखा हुआ है आइदर आर, नाइदर, नार, बोथ, ओनली, बट, आल्सो वगैरह, ठीक है। ये आपके पास कौन से हैं, ये आपके पास है कंजंक्शन, आपके पास है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। अब इनकी समरी मैंने नीचे दी हुई है आपके पास। टाइप्स कोऑर्डिनेटिंग है, इक्वल पार्ट्स को हम करते हैं, ठीक है, ये बातें हमने पहले कर दी हैं। सबऑर्डिनेटिंग आपके पास क्लास पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को करते हैं। और कोरिलेटिव क्या जी, वर्ड फ्रेज आपस में जो एक जैसे होते हैं उनको आप रिश्तेदारी बना देते हैं इनकी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जिसके पास प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में फर्क क्या होता है। अब प्रेपोजिशन और कंजंक्शन ये वर्ड तो आपस में सेम लगते हैं, लेकिन इनका जो यूज होता है ना जी, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो डिफरेंट होता है, थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो क्या आपके पास है, यूजिंग कंजंक्शन क्या जी, शी डिड नॉट गो आउट बिकॉज शी वाज सिक। अब यहां का देखें, ये जो बिकॉज है ना, बिकॉज आपके पास यहां पे ये कंजंक्शन है, ठीक है। अगर हम इसी को प्रेपोजिशन के तौर पर यूज करते हैं ना जी, शी डिड नॉट गो आउट बिकॉज ऑफ हर सिकनेस। आप देखें ये इसके बाद आपके पास आया ये बिकॉज के बाद आया ऑफ हर सिकनेस, यहां पे आया शी वाज सिक। अब यहां पे आपने क्या गौर करना है, आपने क्या करना है, ये जो आपके पास कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन के पीछे भी आपके पास एक क्लॉज है, कंजंक्शन के बाद में भी एक क्लॉज है। समझ लें कि एक जुमला है, ठीक है। लेकिन जो प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के पीछे तो एक क्लॉज होता है, लेकिन आगे एक क्या होता है, नाउन होता है। आगे एक नाउन होता है। प्रेपोजिशन का टॉपिक हम कल से हमने स्टार्ट करना है, वो 2-3 दिन लगेंगे। प्रेपोजिशन काफी अच्छा आपका लंबा चौड़ा टॉपिक होता है। प्रेपोजिशन होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले।
प्रेपोजिशन जो होता है नाउन से पहले आता है, लेकिन जो कंजंक्शन है ये आपके पास है सेंटेंस के पीछे आता है। मीन कि इसके आगे भी सेंटेंस होगा, पीछे भी सेंटेंस होगा, या इसके आगे भी वर्ड होगा, पीछे भी वर्ड होगा। लेकिन जो आपके पास प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पीछे आपके पास सेंटेंस होता है और आगे उसके पास एक सिर्फ क्या होता है, एक नाउन होता है। आप देखें ये आपके आप समझ रहे होंगे, ये ऑफ हर सिकनेस, ये तो पूरा एक सेंटेंस नजर आ रहा है, ये नाउन कहां पे आ गया भाई? ऑफ हर सिकनेस मिलाकर एक नाउन बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। इसकी कमजोरी, ठीक है जी, एक उसकी कमजोरी, उसकी बीमारी का नाम है, ठीक है जी, उसकी हालत का नाम है ऑफ हर सिकनेस, उसकी कमजोरी की वजह से, ठीक है। तो ये ऑफ हर सिकनेस मिलकर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है। इसकी रूल का लिखा हुआ है, कंजंक्शन इज फॉलोड बाय ए क्लास वाइल प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय ए नाउन, ठीक है। समझ आ गई? ये रूल आपको समझ आ गई। जो आपके पास कंजंक्शन होता है वो फॉलो किसको करता है? जनाब एक क्लास को फॉलो करता है, क्लास के पीछे लगा होता है। लेकिन जो प्रेपोजिशन है वो एक नाउन के पीछे लगती है, ठीक है। आगे देखें जी, आई स्टेड होम आफ्टर आई फिनिश्ड वर्क, ठीक है जी। अब देखें जी, आफ्टर यहां पे आफ्टर से पीछे क्या लगा? आई स्टेड होम। आई यहां पे अब आपको ये कैसे पता चलेगा जनाब पीछे इसके सेंटेंस है कि या इसके पास नाउन है? अब सेंटेंस में या क्लास में मैंने आपको पहले भी निशानी बताई हुई है, अगर आपके पास 2-3 वर्ड्स इकट्ठे लिखे हुए हैं, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं, तो फिर वो आपका क्लास बन गया। डिपेंडेंट बने या इंडिपेंडेंट बने वो बात की बात है, वो आपका क्लास बन गया, मीन का सेंटेंस बन गया, समझ लो। अगर इंडिपेंडेंट बन गया तो सेंटेंस बन जाएगा ना, ठीक है। तो अगर वो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है तो वो आपके पास क्लास है या सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है, मीन के सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में कोई एक चीज गायब है, फिर वो आपका क्लास नहीं है। देखें, आई यहां पे सब्जेक्ट आ गया, स्टेड आपके पास वर्ब आ गया। आगे देखिए, आई सब्जेक्ट आ गया, फिनिश्ड यहां पे आपके पास वर्ब आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, आई स्टेड होम आफ्टर वर्क, आप देखें अब यहां पे आफ्टर के बाद आई फिनिश्ड वर्क, मुकम्मल आपके पास एक क्लास मौजूद था। लेकिन यहां पे आफ्टर के बाद जस्ट वर्क आया है। वर्क आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके काम है, उसकी स्किल का नाम है, ठीक है जी। तो यहां पे देखिए प्रेपोजिशन में याद रखिएगा, प्रेपोजिशन में जो आपके पास जो वर्ड लिखा होता है उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होता, लेकिन कंजंक्शन के बाद में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आपको नजर आएगा, ठीक है। समझ आ गई है जी? या उसके आगे पीछे दोनों सेम चीजें होंगी, ठीक है जी। अब देखिए, कंजंक्शन जॉइंस टू एक्शंस, प्रेपोजिशन कनेक्ट्स टू ए टाइम नाउन, ठीक है जी। समझ आ गई है जी? जो आपके पास प्रेपोजिशन है वो नाउन को पीछे वाले आपके जिसके साथ जो ना कनेक्ट करता है, लेकिन जो कंजंक्शन है वो दो एक्शंस को आपस में मिलाता है, ठीक है जी। समझ आ गई? आगे पता गया जी, ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड, ठीक है जी। ही वेंट टू बेड ड्यू टू टायर्डनेस। अब देखें, ये देखें, सो यहां पे आपके पास कंजंक्शन आ गया, लेकिन यहां पे ड्यू टू आपके पास क्या आ गया? ये कंजंक्शन नहीं प्रेपोजिशन है, क्योंकि टायर्डनेस क्या? उसकी थकावट है, थकावट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है जी। समझ आ गई है जी? इसकी रूल क्या लिखा हुआ है? कंजंक्शन कनेक्ट्स टू कंप्लीट सेंटेंसेस, प्रेपोजिशन इंट्रोड्यूस अ रीजन यूजिंग अ नाउन, ठीक है। रीजन यूजिंग अ नाउन, आप किसी रीजन को भी आप नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन ये है कि ऐसा नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते, ठीक है जी। अगर देखो टच कर सकते उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया, दे वर लेट ऑल्दो दे लेफ्ट ऑलरेडी, दे वर लेट डिस्पाइट लिविंग अर्ली। आप देखें, लिविंग अर्ली जल्दी जाने से, ये भी आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये दे लेफ्ट अर्ली ये मुकम्मल एक आपके पास सेंटेंस है, ठीक है। एक मुकम्मल आपके पास क्लास बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में फर्क समझ आ गया होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट रूल्स है कंजंक्शन के वाले से। आप समझ लें कि पेपर में क्वेश्चन आपका यहां से आना है, नीचे से। एक तो या डेफिनेशन में से आएगा, या वो क्या करेगा, ये आपके पास ऐसे एग्जांपल लिख के और नीचे कहेगा बताएं जी ये जो आपके पास सो है, सो यहां पे क्या है? कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो यहां पे आपने ये देखना होता है कि क्या ये कंजंक्शन है कि प्रेपोजिशन है। अगर आपको कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में फर्क समझ आ गया तो फिर आप कोई भी सेंटेंस देके फटाफट पता लगा सकते हैं कि ये कंजंक्शन है कि आपके पास प्रेपोजिशन है। या कंजंक्शन की डेफिनेशन पूछ लेगा, या कंजंक्शन की टाइप पूछ लेगा, या यहां पर आपके पास जो ना ये कंजंक्शन का गलत इस्तेमाल करके आपको दिखा देगा, ठीक है जी। वो कंजंक्शन वाला इधर छोड़ देगा, मीन के कंजंक्शन की जगह छोड़ देगा, और नीचे आपके पास कंजंक्शन की चार कंजंक्शन की लिस्ट देगा, बताएगा, कहेगा बताएं जिसमें से कौन सा कंजंक्शन आप यहां पे यूज करेंगे। अब इनके रूल्स कुछ होते हैं कि आपके पास आल्दो, अभी जो आल्दो एक आपके पास कंजंक्शन है, इसको आपने कहां पर यूज करना है? आल्दो इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट, ठीक है जी। ये आपके पास ट्रू सेंटेंस है। और फॉल्स सेंटेंस क्या जी? Although he was ill but he went to school। अब देखें जरा जी, इसमें फर्क क्या है जी?
ट्रू सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, अब ऑल्दो इट वाज रेनिंग ही वेंट आउट। अब ये देखें रेनिंग के बाद आपके पास क्या था, आपके पास था ये कोमा लगा हुआ था, ठीक है जी। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी वो स्कूल चला गया। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो ही वाज इल बट ही वेंट टू स्कूल। हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन वो स्कूल चला गया। तो ये याद रखिएगा, ऑल्दो के साथ बट कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। डोंट यूज बट विद ऑल्दो, ये एक रूल है, पक्का रूल समझ लें आपने। और आपको पेपर में बार बार ये बदल करने की कोशिश करेगा। जहां पे ऑल्दो आ जाना है वहां पे येट तो आ सकता है या कोमा आ सकता है, येट आ जाएगा या कोमा आ जाएगा, लेकिन बट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है जी। तो बट का आपने ख्याल रखना है। और येट और कोमा दोनों इकट्ठे भी यूज आपने नहीं करने, ठीक है। या तो कोमा, बल्कि कोमा ही यूज करना है। अगर कोमे की जगह ना दिया सिर्फ येट दिया तो फिर आप येट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बट किसी भी सूरत में आपने इस्तेमाल नहीं करना ऑल्दो के साथ, ठीक है जी। ये बात आपकी क्लियर होगी। उसके बाद दूसरा रूल है जी बिकॉज। बिकॉज के लिए जी, he stayed home because he was tired, ये करेक्ट सेंटेंस है। he stayed home because he was tired so he slept। अब इसमें रीजन क्या है जी, डोंट यूज so with because in the same class, ठीक है जी। आपके पास जब बिकॉज आपने इस्तेमाल करना है तो बिकॉज और सो को आपने इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी रूल आ गया। बिकॉज भी वही सेंटेंस दे रहा है और सो भी वही सेंटेंस दे रहा है, तो बिकॉज और सो इकट्ठे नहीं आ सकते। तो ये इसलिए आपके पास ये सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस आपका ठीक है। अगला रूल देखते हैं जी, सिंस यू आर हेयर लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। ये आपके पास करेक्ट सेंटेंस आ गया। सिंस यू आर हेयर देयरफॉर वी विल वेट, ठीक है जी। कंजंक्शन डोंट यूज देयरफॉर विद इट, क्या मतलब है कि आपने सिंस के साथ कभी भी देयरफॉर को इस्तेमाल नहीं करना। ये भी आपका रूल एक हो गया, ठीक है। इस तरह का रूल आपने, ये थोड़े से रूल मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ये सारे रूल्स आपने एक दो दफा पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। कि आपने ऑल्दो के साथ मैंने बट इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज के साथ मैंने सो यूज तो नहीं करना, सिंस के साथ मैंने क्या देयरफॉर यूज नहीं करना। सिंस और देयरफॉर दोनों सेम चीजें हैं। अब एक आप क्या करें, एक इसका पर्सपेक्टिव समझ लें, जनरल पर्सपेक्टिव समझ लें कि कंजंक्शन में आपने कोई चीज लफ्ज को डबलिंग नहीं करनी, डबलिंग नहीं करनी। आप देखें ना, सिंस के भी वही मतलब है और देयरफॉर का भी वही मतलब है। तो एक ही सेंटेंस में, एक ही जुमले में दो बातें आप बार बार रिपीट तो नहीं कर सकते, दो लफ्जों को रिपीट तो नहीं ना कर सकते ना। सिंस यू आर हेयर लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, चूंकि आप इधर हैं चले हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जी चूंकि आप इधर हैं इसलिए हम क्या करते हैं जी, हाँ इसलिए हम, चूंकि आप इधर हैं तो इसलिए हम क्या वेट कर लेते हैं। अब चौंके पीछे आ गया तो इसलिए का मकसद यहां पे नहीं, जरूरत नहीं है यहां पे, ठीक है। इसलिए आपने ये सारी की सारी जो रूल्स जितनी भी एग्जांपल मैंने नीचे लिखी हुई है, सभी का आपका मेन पर्पज जो ना वो यही है कि आपने सेम चीज को, सेम बात को आपने रिपीट नहीं करना, ठीक है जी। सेम सेंस को आपने रिपीट नहीं करना। ऐसा लिखा दो शी इज यंग शी इज वेरी वाइज, दो शी इज यंग बट वेरी वाइज। ये आप दो के साथ बट आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। बट आज दो के साथ भी बट नहीं करना और दो के साथ भी आपने बट का इस्तेमाल नहीं करना। दो एंड बट शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, ठीक है। ये रीजन मैंने लिख दिया आगे, ठीक है। तो यूं आपने क्या करना है, आपने तमाम कंजंक्शन को भी देखना है। इधर मैंने लिखी हुई है, लिस्ट सारी लिखी हुई है। आगे उसका ट्रू सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके आगे इसका फॉल्स सेंटेंस भी लिखा हुआ है और उसकी आगे रीजन भी लिखी हुई है कि ये क्यों गलत है, ठीक है। अगर ये आप, ये मेरे ख्याल में 30-35 ये मेरे पास बन रहे हैं, ठीक है। अगर ये 30-35 आप याद कर लेते हैं ना तो इंशाल्लाह ताला आपका कंजंक्शन के वाले से हर चीज आपका कवर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहां पे आप वीडियो लंबी करने का कोई मकसद नहीं है कि मैं सारे आपको बारी बारी पढ़ के सुनाऊं, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, पीछे से आप देखें येट है, ही इज पुअर येट हैप्पी, ही इज पुअर बट हैप्पी, ये गलत है। मीन क्या मतलब है, अब इसकी रीजन क्या है, येट शोज कंट्रास्ट डोंट यूज बट इट, ठीक है। ये जो आपके पास है ना जी बट कंट्रास्ट को यूज नहीं करता, येट कंट्रास्ट को आप यूज कर सकते हैं। अब बट कहां पे होता है, ये बट लिखा हुआ है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, पुअर बट आल्सो ऑनेस्ट, ठीक है जी। आपका मतलब क्या जी, ये जो बट है ना, बट दो एक जैसी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए हमने करना होता है, लेकिन जो येट है वो कंट्रास्ट के लिए यूज करना होता है, ठीक है जी। अब यहां पे ही इज पुअर बट आल्सो ऑनेस्ट, तो अब आप रीजन क्या लिखे हुए, आल्सो अवॉइड आल्सो विद बट, ठीक है जी। आपका मतलब क्या जी, जब आपने बट इस्तेमाल कर लिया फिर आपने आल्सो का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। जब आपने कंट्रास्ट की बात करनी है तो फिर आपने येट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। येट का इस्तेमाल आपने करना है लेकिन बट का इस्तेमाल आपने नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ रूल्स हैं, ये आपने देख लेने, इंशाल्लाह ताला आपका कंजंक्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन के वाले से सिंपल सी बात है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ना बार बार वो यही बनता है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो वो इटसेल्फ मुकम्मल एक सेंटेंस है।
बाकी तो जितने भी सेंटेंस आपके पास हैं उसके लिए आपको सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, लेकिन जो इंटरजेक्शन है ना उसके लिए आपको सब्जेक्ट वर्ब की कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि सब्जेक्ट और वर्ब सारा कुछ ये इंटरजेक्शन खुद ही होता है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है जी, इंटरजेक्शन एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन, देयर आर आल्सो कॉल्ड एक्सप्लेनेशन वर्ड्स, इंटरजेक्शन इज ओनली पार्ट ऑफ स्पीच विच इटसेल्फ कंप्लीट सेंटेंस। ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो इटसेल्फ एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो जी आपके पास जो है ना जी, जैसे लिखा था वाओ, वाओ का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के साथ वाओ कहते हैं या हुर्रा कहते हैं या अल्लाह बोलते हैं तो आपकी जो फीलिंग मुकम्मल आगे आप जो ना आप कन्वे कर चुके होते हैं कि ये बंदा खुश हो गया, ये बंदा सैड हो गया, या ये बंदा वंडर हो गया। ठीक है, समझ आ गई, इसको हैरानगी हुई है। तो आपका जो इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन एक लफ्ज से ही आप अपनी पूरी की पूरी इमोशंस को आगे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये इंटरजेक्शन की वजह से आपने ये बात याद करनी है कि जनाब यहाँ से या तो इसकी डेफिनेशन पूछेगा कि जनाब जो अपने फीलिंग या इमोशन को बयान करने के लिए कौन से वर्ड होते हैं, इंटरजेक्शन होता है, और इंटरजेक्शन जो है ना वो इटसेल्फ एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास अगर इसमें ये लिखा था हुर्रा अल्लाह वगैरह, ये वर्ड जितने भी होते हैं इनको अंडरलाइन करके पूछेगा बताएं ये क्या है, तो ये आपके पास इंटरजेक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन वो वाला पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो आपके पास सेंटेंस में फीलिंग्स या इमोशंस को आपने आपके बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहां से ये दो क्वेश्चन बनेगा, या तो पूछेगा इसकी डेफिनेशन, या वो पूछेगा जनाब कंप्लीट सेंटेंस किसको हम कहते हैं, या वो जनाब आपकी जो एग्जांपल देके नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछ लेगा तो आप बता दें कि जनाब ये आपके पास इंटरजेक्शन है। तो ये आपके पास कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का आपका टॉपिक कवर हो गया। कल इंशाल्लाह ताला जो है ना हमने प्रेपोजिशन शुरू कर लेंगे, या एक ऊपर रह गया एडवर्ब का। ठीक है, एडवर्ब का टॉपिक पहले हम कर लेंगे मेरे ख्याल में, उसके बाद हम प्रेपोजिशन की तरफ चलेंगे। प्रेपोजिशन जो है ना ये 2-3 दिन लगेंगे प्रेपोजिशन पे, फिर फ्रेजल वर्ब है, उसके बाद आपके पास आ गया जी नरेशन आ जाएगा, फिर आपके पास एक्टिव पैसिव आ जाएंगे, और उसके बाद कैपिटलाइजेशन आ जाएगा, और फिर पंक्चुएशन आ जाएगी। ये 3-4 टॉपिक्स हैं, फिर आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।